कल्पना कीजिए कि आप एक बहुत बड़ी फिल्म देख रहे हैं, जिस फिल्म का नाम भारत का संविधान कैसे बना। इस फिल्म में अंग्रेज हैं, राजा हैं, क्रांतिकारी हैं, गांधी जी हैं, नेहरू जी हैं, अंबेडकर जी हैं और करोड़ों भारतीय हैं, जो धीरे धीरे गुलामी से निकलकर अपना संविधान बनाना चाहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं यह शानदार कहानी। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ ऋषिदेव और आप देख रहे हैं सुपर डे एग्जाम्स। लगभग 400 साल पहले भारत दुनिया के सबसे अमीर देशों में गिना जाता था। भारत में मसाले, रेशम, सूती कपड़े और हीरे जवाहरात पूरी दुनिया में मशहूर थे। यूरोप के देशों की नज़र भारत पर थी। इसी दौरान इंग्लैंड के कुछ व्यापारियों ने सोचा, अगर भारत के साथ व्यापार किया जाए तो खूब पैसा कमाया जा सकता है। इसलिए 31 दिसंबर 1600 को इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने एक कंपनी को भारत में व्यापार करने की अनुमति दे दी। उस कंपनी का नाम था ईस्ट इंडिया कंपनी। शुरुआत में कंपनी बिल्कुल सीधी सादी लगती थी। वह भारतीय राजाओं से अनुमति लेकर व्यापार करती थी, लेकिन धीरे धीरे कंपनी को लालच आने लगा। उसे लगा, जब व्यापार करके इतना पैसा मिल रहा है तो अगर हम शासन करने लगें तो कितना फायदा होगा। समय बीतता गया। भारत में मुगल साम्राज्य कमजोर होने लगा। छोटे छोटे राज्य आपस में लड़ रहे थे। कंपनी ने इसी कमजोरी का फायदा उठाया। 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ। रॉबर्ट क्लाइव ने बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को हरा दिया। यही घटना जिसने कंपनी को भारत का मालिक बनने का रास्ता दिखाया। फिर 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ। इस युद्ध में भी अंग्रेज जीत गए। अब बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी कंपनी को मिल गई। यानी अब कंपनी टैक्स भी वसूलने लगी। वह व्यापार ही नहीं, शासक यानी अब अपनी टैक्स भी वसूलने लगी। वह अब कंपनी टैक्स भी वसूलने लगी। अब वह व्यापारी नहीं, शासक बन चुकी थी। लेकिन समस्या यहीं से शुरू हुई। कंपनी ने अधिकारी जनता का शोषण करने लगे। किसानों से फायदा और ज़्यादा वसूला जाने लगा। भ्रष्टाचार बढ़ गया। कंपनी के अधिकारी अमीर होते गए और भारतीय गरीब होते गए। जब यह खबर इंग्लैंड पहुंचती है तो ब्रिटिश संसद परेशान हो गई। सांसदों ने कहा, अगर कंपनी को ऐसे ही छोड़ दिया गया तो एक दिन सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। फिर आया 1773 और यहीं से भारत के संवैधानिक विकास की कहानी शुरू होती है। ब्रिटिश संसद ने एक कानून बनाया, रेगुलेटिंग एक्ट 1773। इस कानून ने पहली बार कंपनी को ब्रिटिश सरकार के नियंत्रण में लाया। बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल बनाया गया और पहले गवर्नर जनरल बने वॉरेन हेस्टिंग्स। कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट भी बनाया गया। अब पहली बार भारत में शासन को व्यवस्थित करने की शुरुआत हुई। लेकिन जल्द ही नया झगड़ा शुरू हो गया। सुप्रीम कोर्ट और गवर्नर जनरल दोनों अपनी अपनी शक्ति ज़्यादा बताने लगे। इसलिए 1781 में एक्ट ऑफ सेटलमेंट लाया गया। इसने दोनों का अधिकार साफ कर दिया। फिर 1784 में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री विलियम पिट सामने आए। उन्होंने कहा, भारत का शासन केवल कंपनी के भरोसे नहीं छोड़ा जा सकता। इसलिए लाया गया पिट्स इंडिया एक्ट 1784। अब कंपनी के ऊपर ब्रिटिश सरकार की सीधी निगरानी शुरू हो गई। 1793 का चार्टर एक्ट आया। कंपनी को कुछ और साल शासन करने की अनुमति मिल गई, लेकिन भारतीयों के जीवन में कोई बड़ा बदलाव नहीं आया। फिर आया 1813। यह साल बहुत महत्वपूर्ण था, क्योंकि अब कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार टूटने लगा। चार्टर एक्ट 1813 ने दूसरे अंग्रेज व्यापारियों के लिए भी भारत के दरवाजे खोल दिए। इसी एक्ट ने भारतीय शिक्षा के लिए 1 लाख रुपए देने की बात कही। यहीं से आधुनिक शिक्षा की शुरुआत मानी जाती है। फिर आया 1833 और इस साल बहुत बड़ा बदलाव हुआ।
चार्टर एक्ट 1833 ने कंपनी का व्यापार पूरी तरह समाप्त कर दिया। अब कंपनी सिर्फ शासन करेगी, व्यापार नहीं। इसी एक्ट के तहत लॉर्ड विलियम बेंटिंक भारत के पहले गवर्नर जनरल बने। इसी समय लॉर्ड मैकाले आए। उन्होंने अंग्रेजी शिक्षा को बढ़ावा दिया और भारत में आधुनिक कानून व्यवस्था की नींव रखी। फिर आया 1853 चार्टर एक्ट 1853। इस एक्ट ने सरकारी नौकरियों एवं प्रतियोगी परीक्षा का रास्ता खोला, यानी आगे चलकर IAS जैसी सेवाओं की नींव यहीं से पड़ी। लेकिन दूसरी तरफ भारतीय जनता का गुस्सा बढ़ता जा रहा था। राजाओं के राज्य छीने जा रहे थे, किसानों पर करों का बोझ बढ़ रहा था, सैनिकों के साथ भेदभाव हो रहा था। और फिर 10 मई 1857 मेरठ एक चिंगारी भड़की और पूरा देश आग बन गया। यह था 1857 का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम। बहादुर शाह जफर का विद्रोह का नेता बनाया गया। रानी लक्ष्मीबाई तलवार लेकर मैदान में उतर गईं। तात्या तोपे ने अंग्रेज को चुनौती दी। नाना साहब और बेगम हजरत महल भी संघर्ष में शामिल हुए। पूरा उत्तर भारत विद्रोह की आग में जल उठा। हालांकि अंग्रेजों ने विद्रोह को दबा दिया, लेकिन उन्हें समझ आ गया कि अब भारत को ज्यादा दिनों तक गुलाम नहीं रखा जा सकता। 1858 में ब्रिटिश संसद ने बड़ा फैसला लिया। भारत शासन अधिनियम 1858 के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त कर दिया गया। कंपनी जिसने लगभग 100 साल तक भारत पर राज किया था, अब खत्म हो गई। भारत सीधे ब्रिटेन की महारानी के अधीन आ गया और लॉर्ड कैनिंग भारत के पहले वायसराय बने। अब अंग्रेजों ने सोचा भारतीयों को थोड़ा बहुत शासन में शामिल करना पड़ेगा, इसलिए 1861 का भारतीय परिषद अधिनियम लाया गया। पहली बार कुछ भारतीयों को कानून बनाने वाली परिषद की जगह दी गई, लेकिन असली शक्ति अभी भी अंग्रेजों के पास थी। 1885 में एक नई घटना हुई। एक संगठन बना, भारतीय राष्ट्रीय संगठन। इसके संस्थापक थे A.O. ह्यूम। पहले अध्यक्ष बने W.C. बनर्जी। अब भारतीय एक मंच पर आकर अपने अधिकारों की बात करने लगे। 1892 में भारतीय परिषद अधिनियम आया। भारतीयों को परिषदों में थोड़ा और प्रतिनिधित्व मिला। बजट पर चर्चा की अनुमति मिली, लेकिन अधिकार अभी भी सीमित थे। 1905 में वायसराय लॉर्ड कर्जन ने बंगाल का विभाजन कर दिया। देश भर में विरोध शुरू हो गया। स्वदेशी आंदोलन शुरू हुआ। लोग विदेशी कपड़ों की होली जलाने लगे। 1909 में पार्लियामेंट सुधार आए। मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन शुरू किया गया। यह आगे चलकर भारतीय राजनीति में बड़ा मुद्दा बना। 1915 में दक्षिण अफ्रीका में एक व्यक्ति भारत लौटे। साधारण कपड़े, साधारण जीवन, लेकिन असाधारण विचार। उनका नाम था गांधी जी। गांधी जी ने सत्य और अहिंसा के रास्ते पर लोगों को संगठित करना शुरू किया। 1919 में भारत शासन अधिनियम 1919 आया। प्रांतों में द्वैत शासन लागू किया गया, लेकिन उसी वर्ष अमृतसर में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। जनरल डायर ने निहत्थे लोगों पर गोलियां चलवा दी। पूरा देश गुस्से से भर गया। 1920 में गांधी जी ने असहयोग आंदोलन शुरू किया। लाखों लोग अंग्रेजी संस्थाओं का बहिष्कार करने लगे। 1930 में गांधी जी ने दांडी यात्रा निकाली। उन्होंने नमक कानून तोड़ा। पूरी दुनिया ने भारत की आवाज़ सुनी। 1935 में अंग्रेजों ने अपना सबसे बड़ा कानून बनाया, भारत शासन अधिनियम 1935। इस प्रांतीय स्वायत्तता की दी गई संघीय ढांचे की बात की गई। आज के भारतीय संविधान के कई प्रावधान इसी एक्ट से लिए गए हैं। 1942 में गांधी जी ने नारा दिया, करो या मरो, और शुरू हुआ भारत छोड़ो आंदोलन। अब पूरा देश आज़ादी चाहता था। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद ब्रिटेन कमजोर हो चुका था। उसे समझ आ गया था कि अब भारत पर शासन करना संभव नहीं है। 1946 में कैबिनेट मिशन भारत आया और संविधान सभा बनाने की योजना दी गई। 9 दिसंबर
1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई। अस्थायी अध्यक्ष बने डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद स्थायी अध्यक्ष बने। संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष चुने गए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। 15 अगस्त 1947 आधी रात पूरा देश जाग रहा था। भारत आज़ाद हो चुका था। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अपना प्रसिद्ध भाषण दिया, ट्रस्ट विद डेस्टिनी। भारत के पहले प्रधानमंत्री बने। लेकिन अब सबसे बड़ा काम बाकी था, भारत के लिए संविधान बनाना। 29 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति बनी। इसके अध्यक्ष बनाए गए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। अंबेडकर जी और उनकी टीम ने दिन रात मेहनत की। हर अधिकार पर चर्चा हुई, हर कानून पर बहस हुई, हर नागरिक के भविष्य के बारे में सोचा गया। लगभग 2 वर्ष 11 माह 18 दिन की मेहनत के बाद संविधान तैयार हुआ। 26 नवंबर 1949 को संविधान को अपनाया गया, लेकिन इसे लागू करने के लिए एक खास तारीख चुनी गई, 26 जनवरी, क्योंकि 1930 में इसी दिन पूर्ण स्वराज का संकल्प लिया गया था। और फिर आया 26 जनवरी 1950, भारत का संविधान लागू हो गया। भारत एक लोकतांत्रिक गणराज्य बन गया। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद पहले राष्ट्रपति बने और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भारतीय संविधान के मुख्य शिल्पकार कहलाए। दोस्तों, यही है भारत में संवैधानिक विकास की पूरी कहानी। यह व्यापारी कंपनी आई, वह शासक बनी, उस पर कानून बने, भारतीयों ने संघर्ष किया, क्रांति हुई, आंदोलन हुए, संविधान सभा बनी, अंबेडकर जी ने संविधान बनाया और अंत में भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र बना। अगर यह कहानी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मैं हूँ ऋषिदेव। मिलते हैं ऐसी अगली ऐतिहासिक कहानी में। धन्यवाद।